हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक स्पाइन सर्जन हूं और दोस्तों ये जो एपिसोड सीरीज है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कई सारे पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स की और जो भी जवाब मेरे को समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से सही राय है, वो मैं मुहैया कराने की कोशिश करता हूं और कोशिश करता हूं कि सही राह की तरफ सब लोगों को अग्रसर करूं और किसी भी इंसान को कभी भी स्पाइन पेन से ना गुजरना पड़े। यही मेरी थॉट प्रोसेस है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। फर्स्ट सवाल पूछा है जेकी कहर जी ने। उन्होंने पूछा है कि स्पाइन में जो डिस्क होती है, स्पाइन डिस्क रिप्लेसमेंट का खर्चा कितना होता है, क्या ये सर्जरी इंडिया में करा सकते हैं और उसके फायदे नुकसान क्या क्या हैं। तो देखिए, डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। उससे आपकी मोशन प्रिजर्व्ड रहता है और ये सर्जरी इंडिया में बड़े आराम से की जा सकती है। इसका कॉस्ट वेरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। किसी हॉस्पिटल में ये सर्जरी 2.5 लाख के करीब की होती है, किसी हॉस्पिटल में ये सर्जरी 4 से 5 लाख की भी होती है और बहुत बड़े हाई एंड हॉस्पिटल में ये सर्जरी 6 लाख रुपए तक की होती है। बट मैं सोचता हूँ 2 to 2.5 लाख से इसका खर्चा चालू हो जाता है और ये सर्जरी 5 to 6 लाख तक जाती है। डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल में ये सर्जरी करवा रहे हैं, किस तरह का इंश्योरेंस आपका है, किस तरह का पैकेज डील है और किस तरह की इंश्योरेंस फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। कई सारे हॉस्पिटल का अलग अलग हॉस्पिटल के साथ अलग अलग टाई अप होता है। कई सारे हॉस्पिटल्स चैरिटेबल भी होते हैं, कई सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट एडेड भी होते हैं जिसमें कि खर्चा काफी कम भी लग सकता है, सिर्फ आपको इम्प्लांट का पैसा ही देना पड़े। तो डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, वो डॉक्टर साहब कहाँ काम करते हैं। तो खर्चा मैं सोचता हूँ बेयर मिनिमम इम्प्लांट कॉस्ट से लेके फुल फ्लेजेड कॉस्ट तक हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि सर्जरी की लोकेशन क्या है, जो डॉक्टर साहब ऑपरेट कर रहे हैं वो किस फील्ड में ऑपरेट करते हैं, प्राइवेट पेशेंट्स करते हैं, गवर्नमेंट एडेड हॉस्पिटल में करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करते हैं। तो उस तरह से खर्चा निर्भर करता है अलग अलग चीजों पर। अब बात रही कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मोशन प्रिजर्विंग सर्जरी है, जो डिस्क पर मूवमेंट है वो बना रहेगा और उसके कई फायदे हैं। अगर डिस्क पर मूवमेंट बना रहता है तो लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जो एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज है वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नुकसान क्या है? कई बार डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरीज में ये देखा गया है इलेक्ट्रोमायोग्राफिक स्टडीज में कि डिस्क जो बेसिकली चेंज की थी वो भी कुछ सालों बाद काम करना बंद कर देती है और जब वो काम करना बंद कर देती है तो पेशेंट को रेगुलरली कोई खास फायदा मिलता नहीं है और बाद में कभी कभी फ्यूजन सर्जरीज करनी पड़ती हैं या कभी कभी डिस्क अपने आप ही फ्यूज होने लगती है। तो ये कहना कि डिस्क हमेशा अच्छी तरह परफॉर्म ही करेगी ऐसा रूल नहीं है और ये कहना कि डिस्क नहीं परफॉर्म करेगी ये भी रूल नहीं है। इसलिए कई सारे डॉक्टर्स अभी भी ये मानते हैं कि फ्यूजन सर्जरी बेटर है एज कंपेयर टू डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी। हालांकि कुछ डॉक्टर्स हमेशा डिस्क रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं और मैं अगर अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो मैं 50% पेशेंट्स को डिस्क रिप्लेसमेंट और 50% पेशेंट्स को फ्यूजन एडवाइस करता हूं। डिपेंड करता है कि उनकी एज क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनकी मोबिलिटी कितनी है। इन सब बातों को फैक्टर्स को कंसीडर करके मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे को पेशेंट को डिस्क रिप्लेसमेंट बेटर रहेगा या फिर फ्यूजन सर्जरी बेटर रहेगी। नेक्स्ट सवाल पूछा है महेश कुमार जी ने। उन्होंने पूछा है सर इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी कब जरूरत पड़ती है? उनकी डाउन माइग्रेटेड डिस्क है L5S1 पे, तो वो जानना चाहते हैं उनकी इंटरलैमिनर होगी या ट्रांसफोरामिनल होगी। देखिए, इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी L5S1 के लिए होती है ज्यादातर, हालांकि ऐसा रूल नहीं है बट मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं। लेकिन डाउन माइग्रेटेड डिस्क में काफी चांसेस होते हैं कि हम लोग ट्रांसफोरामिनल रूट से आपका हर्निएशन निकाल लें। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपकी इलियक क्रेस्ट है या फिर आपकी जो कमर की हड्डी है जिसपे आप बेल्ट बांधते हो वो कितनी ऊंची है। ये बात एक्सरे से पता लग जाती है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। अगर वो बहुत ज्यादा ऊंची होगी तो फिर हमें नीचे जाने में दिक्कत आएगी और हम L5S1 पर रीच ही नहीं कर पाएंगे साइड से। ऐसे केस में पेशेंट को एनेस्थीसिया देके इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी से डिस्क को निकाला जाता है। कभी कभी लोग इसको माइक्रो सर्जरी से भी करते हैं, कभी कभी ओपन सर्जरी से भी करते हैं। बट मैं ये कोशिश करता हूं कि किसी भी तरह ट्रांसफॉर्मल सर्जरी हो जाए तो बेटर है, लेकिन स्पेशल केसेस में इंटरलैमिनर एंडोस्कोपी भी करता हूं जिस केसेस में उस एरिया में पहुंचना या तो मुश्किल होता है या फिर बहुत स्ट्रगल हो सकता है जिससे नर्व को इंजरी हो सकती है। तो आई बिलीव डिपेंड करता है केस स्पेसिफिक्स पे, आपके सीटी क्या कह रहा है, आपका एमआरआई क्या कह रहा है, आपके ब्लड रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं और मोर ओवर आपका एक्सरे क्या कह रहा है। तो डॉक्टर स्पेसिफिक है। कुछ लोग सारे पेशेंट्स में ट्रांसफॉर्मल नहीं करते हैं, कुछ लोग सारे पेशेंट्स में इंटरलैमिनर ही करते हैं क्योंकि वो इंटरलैमिनर टेक्निक से ज्यादा खुश है। मैं दोनों करता हूं और मैं डिसाइड करता हूं कि पेशेंट के लिए बेटर क्या है और उससे मैं डिसीजन लेता हूं कि ये आपके लिए बेटर है, जिससे कि मैं पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करता हूं। मेरा रूल नहीं है कि मैं यही करूंगा या वही करूंगा और हर डॉक्टर साहब अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू।
नेक्स्ट सवाल ज्योति कौर जी ने पूछा है। उन्होंने ये पूछा है कि उनके फादर की ओपन सर्जरी हुई है और वो कब तक नॉर्मल हो पाएंगे। ज्योति जी, बहुत ही टेक्निकली डिमांडिंग सवाल है, मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे को सीटी स्कैन चाहिए, एमआरआई चाहिए, नई रिपोर्ट चाहिए इसका सही जवाब देने के लिए। और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहता हूं कि आप मेरे से जनरलाइज सवाल पूछेंगे तो मैं सही जवाब दे पाऊंगा। अगर आप केस स्पेसिफिक सवाल मेरे से पूछते हैं कि मेरे पिताजी के साथ ये हुआ है, आप इसका जवाब दे दो, या फिर ये सर्जरी मेरी तब हुई थी, इसका आप मुझे बता दो कि अब मैं कब ठीक होऊंगा, वो मेरे लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है कि मेरे पास जानकारी पूरी नहीं है। मेरे को पता नहीं आपके नए सिटी में क्या है, मेरे को पता नहीं आपके नए एमआरआई में क्या है, मेरे को ये पता नहीं कि आपकी सर्जरी एग्जैक्टली क्या हुई थी, मेरे को ये नहीं पता उस सर्जरी की ड्यूरेशन क्या थी, मेरे को ये नहीं पता आप सर्जरी से पहले किस कंडीशन में थे, और मेरे को ये भी नहीं पता कि सर्जरी की इमीडिएट बाद आपकी कितनी रिकवरी आई थी। तो किसी भी डॉक्टर के लिए रैंडम पेशेंट की जानकारी देना मुश्किल हो जाता है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने व्यूअर्स से कि सवाल को थोड़ा जनरलाइज्ड पूछें। ये पूछें कि किसी पेशेंट की अगर लंबर सर्जरी हुई है और लंबर सर्जरी इस कारण से हुई थी, अब उनको इतनी रिकवरी आ गई है, तो कितने दिन में वो ठीक हो सकते हैं। तो जो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूं, मेरे को पता नहीं कि एग्जैक्टली मैं क्या जवाब दूं, पर मैं मोटा मोटा बताता हूं कि अगर रिकवरी नहीं आ रही है तो आप प्राइमरी डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस करिए और इस प्रॉब्लम का सही इलाज उन्हीं से करवाइए जिन्होंने सर्जरी की थी। और अगर आप किसी और डॉक्टर से मिलना चाहती है, मेरे से मिलना चाहती है, किसी भी, तो उन डॉक्टर के पास पर्सनली जाइए, क्योंकि एक बार केस में सर्जरी हो गई तो वो कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है, उसको डिटेल में दूसरे डॉक्टर को देखना पड़ेगा, तभी वो आपको सही जानकारी दे पाएगा। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरा कोई भी कोलीग हो, कोई भी मेरा फ्रेंड हो, वो सही जानकारी तभी दे पाएगा जब उसको सही जानकारी पता होगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल पूछा है हितेश जी ने। उनकी L4 L5 टी-लिप सर्जरी हुई है और उनका L5 S1 में शायद लैमिनेक्टोमी भी हुआ है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा करें कि स्क्रूज उनके ना टूटें। तो हितेश जी, स्क्रूज स्पाइन के इतनी जल्दी टूटते नहीं है अनलेस अनटिल किसी को इंजरी ना हो जाए या फ्यूजन ना हो, और टी-लिप सर्जरी में हमेशा फ्यूजन हो ही जाता है। बहुत ही रेयर केस होता है कि टी-लिप में किसी का फ्यूजन ना हो। मैं ये मानता हूं कि आप बस नॉर्मल लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, जो एक्सरसाइज आपके प्राइमरी डॉक्टर ने सिखाई हैं वो करिए, और धीरे धीरे फ्यूजन हो जाएगा। फिर कभी स्क्रू टूटने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि स्क्रू तो वेट ही नहीं ले रहे होंगे, वेट आपकी स्पाइन लेना शुरू कर देगी। स्क्रूज तो बस इनिशियल टाइम के लिए होते हैं जब तक कि फ्यूजन नहीं होता। फ्यूजन हो गया तो स्क्रूज की कोई जरूरत ही नहीं है, स्क्रूज वेट ही नहीं ले रहे तो वो टूटेंगे क्यों। तो एक एडिशनल सपोर्ट की तरह आपकी बॉडी में बने रहेंगे। फ्यूजन के लिए टाइम तक जरूरत पड़ती है, और फ्यूजन जनरली 3 से 6 महीने में पेशेंट्स में होने लगता है, और इसके लिए आप सीटी और एक्सरे से पता भी लगा सकते हैं कि फ्यूजन हुआ है कि नहीं हुआ है, और इसके लिए अपने डॉक्टर से डिटेल में राय ले सकते हैं कि किस तरह से पता चला कि आपका फ्यूजन हो गया है कि नहीं हुआ है। तो फ्यूजन अगर हो गया तो आप चिंता ही मत करिए, स्क्रूज लास्ट करते हैं लाइफ टाइम। बहुत सारे पेशेंट्स का हम टी-लिप करते हैं और बहुत मार्वेलस रिजल्ट्स उसके आते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं जिनका आप जवाब चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे सवाल को लिखिए, और सवाल को लिखने के बाद मेरी टीम उन सवालों को मेरे पास भेजेगी, और फिर मैं उसके बाद उनके जवाब को जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट डे। मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहें तो मेरे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच।